Hello everyone, welcome back to your channel Bioexam and Research Support by Dr. Archana. So the title of this video is All Possible Jobs for Bio Students in India. And this is one of the most requested videos on this channel. कुछ subscribers के बार-बार मैसेज आ रहे थे, मुझे मेल्स आ रहे थे कि मैम आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए क्योंकि हम लोग को जानना है कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, वेदर हम लोग एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी या जो भी रिलेटेड लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उसका क्या स्कोप हो सकता है। तो इसको सोचकर मैंने मैंने सोचा था पहले भी कि मैं इस पे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करूं, बट आई गॉट बिजी और मैं थोड़ा इसको नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब तक के लिए मैं उनके साथ कुछ शेयर कर लूं। इसको सोचकर मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस सर्च किए, देखा कि चलो कुछ भी यूजफुल मिल जाएगा तो आई कैन शेयर विद देम जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। बट मैंने जब सर्च किया, नॉट ऑल द वीडियोस, लेकिन जो कुछ वीडियोस जो मुझे मिले मैंने देखा उसको खोल के, तो इट वाज लाइक कि दे आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स कि इतने लाख रुपए इस जॉब में मिल जाएगा, इतना लाख रुपया इस जॉब में मिल जाएगा काइंड ऑफ। एंड मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी और मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं सारे फैक्ट्स रख दूँ स्टूडेंट्स के सामने एंड देन दे कैन डिसाइड कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड सेकेंडली ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, नाइदर आप उसको नेगेटिव माइंडसेट के साथ मत देखो कि हाँ इसका कोई स्कोप नहीं है फिर बैठ गए देखने के लिए ये वीडियो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है ये सोचकर आप बैठ रहे हो। तो आप बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अनबायस्ड एक अप्रोच रखो। और ये वीडियो मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है और काफ़ी मैंने इसमें फैक्ट्स डाले हैं और आप उसको एंड तक देखना। आई कैन बेट यू दैट दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट like useful video for you those who want to make career in this particular field. So let's get started. सेकेंड क्वेरी क्या थी स्टूडेंट्स की कि मैम इस फील्ड में शायद अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं एंड जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका भी प्रेशर हो रहा है हम पे, या सिबलिंग्स का प्रेशर हो रहा है कि अगर हम ये फील्ड के लिए ऑप्ट करें तो क्या हमारा जो है वो करियर उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। उनको मैं बता दूं कि देखो ये हर फील्ड जो है वो अपने आप में बहुत स्पेशल है और हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलता रहता है इजीली ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया, तो क्या होता है कि इसकी वजह से आप कई बार बहुत सारे चीज़ों का जो आप कर सकते थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो आप मिस कर जाते हो और बाद में रह जाता है बस रिग्रेट। तो मेरा यहाँ पे आने का, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कर सकूं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो जनरली लोग शेयर नहीं करते और बस ब्राइट साइड दिखाते हैं या फिर बहुत ही खराब साइड दिखाते हैं। बट एक्चुअली क्या है, देयर इज अ फाइन लाइन किसी भी चीज़ के बीच में जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो इस फील्ड में और एक अच्छा करियर आप जो है वो बनाना चाहते हो। मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि डिफरेंट पे स्केल्स को मैंने बताया है कि बायो साइंसेस में डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि इतना कम मिलता है लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स को, तो एक फैक्ट पे आप ध्यान दे दो, मैंने कुछ डेटा भी कलेक्ट किया इसके ऊपर। तो जो 90% ऑफ द इंडिया मेक्स लेस देन ₹25,000 अ मंथ। तो अगर आपको कोई बहुत बता रहा है कि मुझे इतना पैकेज मिल रहा है, ये मिल रहा है, बट दिस इज द रियलिटी। तो आप इतना भी डिप्रेस मत हो कि मैं बायोटेक सेक्टर में हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी या बहुत कम पैसे की मिलेगी। मिलेगी, लेकिन आप एक ओवरऑल भी तो देखो कि कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। 27 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल है अकॉर्डिंग टू 2024 डेटा। ठीक है। और ले ऑफ्स की अगर बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट टेक कंपनीज में जो है फर्स्ट 2 मंथ्स में ही 2025 के जो है बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत सारे जॉब लॉसेज हुए हैं। तो ये केवल बायोटेक के लिए नहीं, ये ओवरऑल है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, टेक सेक्टर में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना है कि मेरा क्या होगा, क्या हो रहा है। दिस इज़ द करेंट सिनेरियो। तो उसमें कैसे स्मार्टली आपको अपना काम निकालना है और अपने टारगेट को अचीव करना है, उसके बारे में आज बात करेंगे।
तो देखो, अब एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं बायो स्टूडेंट्स की। तो बायो स्टूडेंट जो है, जब वो बायो लेता है तो उसमें कुछ लोग जो है वो मेडिकल में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनके पेरेंट्स का ये विल होता है कि नहीं, तुमको डॉक्टर बनना है। वैसे अब तो ये कम है, लेकिन आज से 10 साल पहले तक तो ये बहुत ज़्यादा था कि नहीं, मेडिकल ही करना है, बायो लिया मतलब मेडिकल किया। लेकिन बहुत सारे नॉन मेडिकल जो करियर ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फुलफिलिंग भी हैं। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या नॉन मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। अब देखो, जॉब्स जो है ना बायो स्टूडेंट्स के लिए, जब आप उसमें ग्रेजुएशन कर लेते हो, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होते हैं। तो आपका इंटरेस्ट किस जॉब में है वो आपको जानना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब्स हैं कुछ, परमानेंट जॉब्स होती हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जो है कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं और टेम्पररी इन नेचर होती है। जैसे कि कुछ फेलोशिप हो गया, तो वो आपको 5 साल के लिए, 6 साल के लिए मिल रहा है, साथ में आपको कोई डिग्री भी मिल रही है। तो इस तरह के जॉब्स होते हैं। या फिर कहीं पे आपको एज ए JRF, RA, ये सब जो RA तो खैर PhD के बाद होते हैं, लेकिन जैसे JRF हो गया, SRF हो गया, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट जॉब्स का, जिसमें कि आप प्राइवेट कंपनीज में या तो आप कोर रिसर्च में काम कर सकते हो, या फिर आप साइंटिफिक राइटिंग में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। और कुछ फ्रीलांस जॉब्स हैं जिसमें कि आप जो फॉरेन की कंट्रीज हैं उसके साथ भी आप काम कर सकते हो और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो ये सारे जॉब्स हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स जो कि परमानेंट है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल है, टेम्पररी है, एंड इन सब के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी फॉर MSc स्टूडेंट्स। ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुका है, और अब इसमें वन बाय वन में BSc स्टूडेंट्स के लिए, MSc स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कभी BSc एग्रीकल्चर के लिए, BSc बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ मैं जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट या इंफॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम लोग जॉब के लिए सर्च करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या आपको नीड होती है कुछ, लाइक मनी रिक्वायरमेंट है हमें कि हमें तो करना ही है। अब सेकंड चीज़ है कि कुछ लोग जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, नाम अपना कमाना चाहते हैं, एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक ऐसा अपना लाइफ चाहते हैं। एंड देन कुछ लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को आप जो है वो अंडरस्टैंड करो कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो, और आपका सिचुएशन जो है वो किस तरह का है। सपोज किसी के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है एंड वो जो है उसको जॉब लेना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ दैट वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ के लिए जिसमें उसको अभी उसको इतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो दैट इज नॉट फिट फॉर दैट पर्सन। तो आप अपना देख लो कि क्या है। तो जिनको फिनेंशियल बैकअप है, आई थिंक अपना पैशन भी वही फॉलो कर सकते हैं इस सेक्टर में, क्योंकि क्या है ना, कई बार आपके अपने पेरेंट्स आपका साथ दे भी देंगे, लेकिन जो सोसाइटी है उनको क्या लगता है कि नहीं, आप कितना कमा रहे हो, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, इवन इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, ट्राई टू गेट अ जॉब। आप एक जॉब ले लो तब तक, एंड कीप ऑन, लाइक अपने जो आपका जो पैशन है उस पर आप काम करते रहो, एंड देन यू कैन स्विच एट एनी मोमेंट। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें से क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। नाउ आप देखो कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जॉब्स आफ्टर MSc इन बायोलॉजिकल साइंसेस, तो ये नॉट ओनली फॉर बायोटेक स्टूडेंट्स है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड अदर लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स जो है सबके लिए है। और इसमें ये दो पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ कि गवर्नमेंट जॉब जो परमानेंट है और कॉन्ट्रैक्चुअल है, और बाकी जो प्राइवेट जॉब्स एंड फ्रीलांस जॉब है वो भी। जो इसमें इंटरेस्टेड है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, आई विल ट्राई टू मेक ऑन, like make a video on that particular topic.
तो अब देखो, अब टेम्पररी गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेस देख लेते हैं। तो क्या होता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स लिखने हैं जहां से आपको फेलोशिप मिलेगी, और साथ में आप पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे कि सीएसआईआर जेआरएफ हो गया, आईसीएमआर जेआरएफ हो गया, डीबीटी जेआरएफ हो गया, गेट हो गया, इंस्पायर फेलोशिप है, प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। इसके अलावा जो है ना, स्टेट लेवल एग्जाम्स भी होते हैं और इंस्टीट्यूशनल जेआरएफ भी होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपने एमएससी कर लिया है ना इन बायोलॉजिकल साइंसेज में, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर फॉर हायर एजुकेशन, जैसे कि आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आप इन सब चीज एग्जाम्स की तैयारी करो, और 5 साल के लिए यू विल गेट, जैसे सीएसआईआर के केस में, आप डीबीटी में आपको 37,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगा, और जब आप एसआरएफ बन जाते हो 2 साल के बाद, तो आपको 42,000 जो है वो आपको फेलोशिप मिलेगी। एंड सिमिलरली मैंने सबका यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो। इंस्पायर फेलोशिप मुझे भी मिली थी। इंस्पायर फेलोशिप उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो अपने यूनिवर्सिटी में टॉपर होते हैं, मास्टर्स जो एमएससी प्रोग्राम में, उनको ये मिलता है, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं जनरली। तो अगर आप में से कोई है तो आप यू कैन अप्लाई फॉर दैट। और इस तरह से अब क्या है कि अब 5 साल के लिए, या किसी किसी जब इंस्टीट्यूशनल जेआरएफ के केस में कभी कभी 3 साल के लिए, तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी। अब उस टाइम में आप along with your पीएचडी, बस पीएचडी ही मत करते रह जाओ, उसके साथ आपको क्या करना है, कुछ तैयारी करनी है ताकि आपको जॉब मिल जाए। इसके अलावा क्या है कि टेम्पररी प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स भी होते हैं वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज में। जैसे कि अभी हमने कितने सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात किया था, कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, आईसीएफआरई है, या फिर कोई भी रिनाउंड सीएसआईआर या डीबीटी लैब है, उसमें ना प्रोजेक्ट पोजीशंस निकलते रहते हैं। तो उन पोजीशंस पे आप क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो और वहां पे आप जॉब ले सकते हो। अगर आप पीएचडी नहीं भी करना चाहते हो तो आप जॉब यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। बट दीज आर टेम्पररी इन नेचर, और ये जो है ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। आपको कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए जो है आपको मिलेगी फेलोशिप। तो ये और अमाउंट काफी अच्छा है। अगर आप एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन से देखो तो इट इज नॉट बैड, एंड दैट टू आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने रिसर्च पे काम कर रहे हो, और जो है जो भी पेपर पब्लिश हो रहा है वो आपके नाम से हो रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने बात कर ली किसके बारे में, टेम्पररी गवर्नमेंट फेलोशिप्स के बारे में बात कर ली, या टेम्पररी जॉब्स के बारे में बात कर लिया हमने। नाउ वी विल टॉक अबाउट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो देखो, इतने सारे पोजीशंस जो हैं, 11 साइंटिस्ट पोजीशंस, एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसके अलावा भी ड्रग इंस्पेक्टर, रेगुलेटरी असिस्टेंट, एंड फोरेंसिक साइंस ऑफिसर, बायोटेक्नोलॉजी कंसल्टेंट्स, एंड आईपीआर रिलेटेड जॉब्स आर आल्सो देयर। तो ये सारे जॉब्स जो हैं, ये सब आपके लिए ओपन है, आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा है कि इसमें क्या होता है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये इसकी जो रिक्रूटमेंट होगी, अब जैसे सीएसआईआर की फेलोशिप है, उसमें क्या होता है, 60,000 एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आप लाइफ साइंसेस को उठा लो तो 60,000 स्टूडेंट हर 6 मंथ में जो है अपीयर हो रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर लाइक सीएसआईआर एग्जाम इन लाइफ साइंसेस। उसमें से भी 10,000 लोग जो है वो जेआरएफ प्लस नेट मिला के 10,000 लोग हर साल जो है वो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं लगभग। तो आपको क्या करना है, अब बताओ, इतने सारे लोग हर 6 महीने में जो है 2,000, चलो अगर जेआरएफ 2,000 ही लोग निकाल रहे हैं, तो या 1,000 लोग ही निकाल रहे हैं, तो इतने सारे लोग हर 6 6 महीने पे उनको मिल रहा है, वो फेलोशिप मिल रही है, वो टेम्पररी थिंग है। लेकिन अब बताओ आप मुझे कि अगर परमानेंट जॉब लेना है आपको, तो इसमें तो बहुत कम सीट्स होती हैं, बहुत कम सीट्स होती हैं। और इनकी आई मीन जो जॉब नोटिफिकेशंस वगैरह भी आप देखो तो काफ़ी ऐसा नहीं कि हर साल, कभी कभी 1 साल में आ जाएगा, कभी 2 साल में भी आता है। एक दो को छोड़ के इस लिस्ट में से मैं मोस्ट ऑफ द जॉब्स की बात कर रही हूँ। तो और सीट्स कम होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस जॉब्स की प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लॉस किसका है, लॉस हमारा है।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन जॉब्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये प्रिपरेशन हम तब स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब जॉब की नोटिफिकेशन आ जाए। उस टाइम स्टार्ट करने जाएंगे तो 100% हमारा तो नहीं ही होगा। तो इसीलिए क्या है कि इसकी प्लानिंग आप अभी से स्टार्ट कर दो। तो जो भी आप कर रहे हो, जैसे आपने बीएससी किया ना, उस टाइम से ही आपको पता होना चाहिए कि एमएससी के बाद आप क्या करने वाले हो। क्योंकि बीएससी के बाद अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी टेक्निकल असिस्टेंट या किसी ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन इट इज़ गुड फॉर यू, आप उसके बाद आपको मिल जाएगा। या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर में आप देखना चाह रहे हो, या एग्रीकल्चर बैंक वगैरह जो होता है उस सब में देखने, एएफओ वगैरह ये सब देख रहे हो। लेकिन आपको अगर साइंटिस्ट बनना है तो आप एमएससी के बाद ही एलिजिबल होगे। एंड सेकेंडली, ये तो एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है कि उसके साथ भी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे के स्लाइड्स में। तो आप इन सब के लिए, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तभी आप तैयारी शुरू कर दो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और इन सब एग्जाम्स के लिए। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो एग्जाम्स है उनके सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, थोड़ा बहुत का ही डिफरेंस है। ठीक है। तो और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब मैं बीएससी कर रहा हूँ या एमएससी मैंने स्टार्ट की है, तो मुझे ध्यान में रखना है कि ये सब एग्जाम का मुझे सीरियसली प्रिपरेशन करना है। along with that फेलोशिप एग्जाम्स भी निकालनी है, ताकि अगर इसमें मेरा नहीं भी हो पाए तो मेरे पास एक बैकअप प्लान हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो। अब अगर मैं इन परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की जो है ना पे स्केल की बात करूं, तो वो भी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग सैलरी 56K टू 1.77 लाख पर मंथ तक जाती है इसमें। और आप इसके बारे में ज़्यादा और रिसर्च कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपकी लाइफ सेट है यार। अगर आपको इसमें से कोई भी जॉब मिल जाती है ना, परमानेंट जॉब मिल जाती है, तो योर लाइफ इज सेट, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अब देखो, ये तो हो गई बातें कि हाँ ये जॉब्स है, इसमें इतना अच्छा पैसा मिलता है, इतना सिक्योर लाइफ एंड ऑल दैट। बट अब मैं एक ऐसे फैक्ट की बात कर रही हूँ। अब देख लो, जैसे ये आईसीएमआर जो है, उसने अपना एक एप्लीकेशन दिया था फॉर साइंटिस्ट बी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। देखो 15-15 सीट्स थे, काफी अच्छा है। बैंड पे भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जितना मैंने बताया था लेवल 10 का, 7th पे सीपीसी स्केल बताया है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब आपको समझना पड़ेगा कि दैट there is a difference between essential qualification and desirable qualification. So जब आप essential qualification देखते हो फॉर नॉन मेडिकल, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मेडिकल का मैं आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट नॉन मेडिकल का आप देखो तो मास्टर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, मास्टर्स, अब इतना इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ आ जाएंगे कि मैंने तो एमएससी किया है, मेरा इसमें हो नहीं रहा है, मुझे क्यों नहीं लिया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया। बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। वो है एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू पैंडेमिक मैनेजमेंट फॉर 3 years इन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये जो आप, आज से 10 साल पहले का क्या सिनेरियो था वो थोड़ा सा चेंज था, बट अभी इतना कंपटीशन हो गया, कट थ्रोट कंपटीशन है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं डिग्री लेकर के, एक्सपीरियंस लेकर के। तो क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंड आप यहाँ पे देखो कि अगर एक स्टूडेंट होगा जो अपने एमएससी के भरोसे बैठा हुआ कि एमएससी कर ली, अब मुझे जो है ये साइंटिस्ट की जॉब मिल जाएगी, मैं इसका एग्जाम लिख दूंगा। लेकिन आप कहीं कहीं ये मिल भी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन आप देखो इसके साथ आपको क्या है, इसमें मांग रहा है एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू जो भी उनका पर्टिकुलर फील्ड है उसमें। जैसे ये आईसीएमआर है तो मेडिकल रिलेटेड है, या फिर आईसीएफआर होगा तो कुछ और होगा, इस तरह से होगा उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। बट तो आप क्या कर सकते हो, तो जब आप एमएससी कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमएससी में स्पेशली, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए अलग अलग। जैसे कि आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने कोई रिसर्च पेपर लिख लिया, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और प्लस अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एज लिमिट का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं आगे बताऊंगी। और क्या है कि एक्सपीरियंस जो है वो आपको लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आप एमएससी के बाद ले लो वो एक्सपीरियंस, कहीं पे जाकर किसी
गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके आप एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड ही लोगे। लेकिन आपको डिसाइड पहले करना पड़ेगा ना कि आप मेडिकल फील्ड में करना चाहते हो या फिर आप एग्रीकल्चर वाले साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। तब जो है ना आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपको मैं और एक दिखाती हूँ। आप चलो असिस्टेंट प्रोफेसर पे आ जाते हैं। तो पहले क्या था कि आपने नेट कर क्वालिफाई कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, तो आपको ना बहुत अच्छा कहीं ना कहीं जॉब जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको मिल जाएगी। लेकिन अब का सिनेरियो क्या है, जो मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बता रही और ना ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा किसी को जॉब मिलती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि आप यहाँ पे देख लो, ये एक रिनाउंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो है ना नोटिफिकेशन है, उन्होंने जारी किया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो कह रहे हैं मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट पीएचडी रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। अब देखो, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो आपको बता दिया इन्होंने कि हाँ पीएचडी इज मैंडेटरी, ये बता दिया। और मिनिमम 3 years of post PhD research teaching experience is preferred. A proven record of high impact publications, patents, and funded research projects. Experience in guiding postgraduates, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड मतलब इतने सारे लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो इन्होंने डाल रखा है, ठीक है ना, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको क्या करना है, अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आप एमएससी करके आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं बन पाओगे। यू हैव टू डू पीएचडी, एंड नॉट ओनली पीएचडी, यू हैव टू गेन पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस आल्सो। अगर आप ये नहीं करते हो, आप किसी छोटे मोटे कॉलेज में जो है प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उनमें आप जाओगे, तो उनमें क्या है ना, उसमें क्या होता है कि उनको टैलेंट से ज्यादा दे रिक्वायर चीप लेबर्स। उनको क्या है कि जो कम पे कर दे, 20,000 पे तैयार हो जाए करने के लिए, तो दे विल गिव जॉब टू देम। देखो, मैं सब इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रही हूँ। और मेरा किसी से कोई ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ या मुझे मतलब जो ये हो रहा है, नॉट ओनली मैं ऐसा सोचती हूँ, बल्कि दिस इज द करेंट सिनेरियो। तो इसीलिए सिचुएशन ऐसी है। तो अब इस केस में आपने एमएससी कर ली और अब जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत निगेटिव फील हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, साइंटिस्ट के लिए कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज के लिए, तो उसमें क्या क्या आज जो है ना करेंट 2025 में 2026 में जब भी आप जाओगे वो जॉब करोगे, उस टाइम का क्या सिनेरियो रहेगा, वो उसके अकॉर्डिंग आपको ना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी। ओ माय गॉड, ये वीडियो अब बहुत लंबी हो रही है, तो चलो लेट्स सी कि क्या है। तो अब मैंने एक और लगा दिया है, एक और नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। एक डीबीटी लैब का है ये, और उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं जहाँ पे आप एज ए जेआरएफ काम कर सकते हो, ठीक है, एज ए जेआरएफ आप काम कर सकते हो और विदाउट कंटिन्यूइंग पीएचडी। आपको पीएचडी नहीं करनी, लेकिन होता है ना कि हम जॉब करते हैं किसी एज ए जेआरएफ किसी अच्छे जगह पे। तो अब देखो, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि बीएससी एंड एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरटेकन अ 6 month ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, ये तो सब करते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कैंसर सेल बायोलॉजी, द कैंडिडेट शुड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद प्रोटीन एक्सट्रैक्शन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आरएनए आइसोलेशन फ्रॉम बोथ सेल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि केवल एमएससी आपका काफी नहीं है, आपको जहां जॉब करना है उससे रिलेटेड जो है आपको कुछ स्किल्स, जैसे कि यहाँ पे बता रहे वेस्टर्न ब्लॉटिंग पता होना चाहिए, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन ये पता हो, जिसको ये पता होगा वो उसको ये जॉब मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो भी आप जॉब करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो या कहीं ऐसा टेम्पररी लेना चाहते हो, तो आपको उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको उससे रिलेटेड जो है ना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, ताकि बाकी जो भीड़ है ना, क्योंकि एमएससी तो बहुत लोग कर रहे हैं, बीएससी तो बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें आपको स्टैंड आउट करना है। अब देखो, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया और आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं। मैंने मुझे लगा कि मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं बताया है आपको, और ना ही मैंने एग्जैजरेट किया है, बस आपके सामने मैंने फैक्ट्स रखे हैं। तो कुछ
बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो अभी मैं सारे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स कवर करने वाली 9 पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से सुनो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो और कुछ करना चाहते हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पॉइंट नंबर 1 क्या है? प्लान अहेड। जो भी आपको करना है, आपको साइंटिस्ट बनना है या आपको टेम्पररी जॉब करना है, आपको फ्रीलांस जॉब करना है, आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है, जहां भी आपको जॉब करनी है, आप उसके 3-4 साल पहले से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है ना? आप सेकेंड पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जहाँ पे मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। कई बार आपको लगता है कि हाँ, एमएससी के बाद ये साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर जगह पे जॉब ले सकते हैं, लेकिन उनका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होता है। तो जो वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेगा, उनके बेटर चांसेस है कंपेयर टू दोज जिन्होंने बस डिग्री ले रखी है। तो आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और आपको एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में लेनी होगी। गेट, थर्ड पॉइंट है गेट। देखो गेट जो है ना, आप सब लोग तैयारी करो और जरूर इसको क्वालिफाई कर लो। मैं ये क्यों कह रही हूँ? एक तो इससे आपको एमटेक के बाद भी फेलोशिप मिलती है और दूसरा पीएचडी में भी आपको फेलोशिप मिलेगी इफ यू वांट टू कंटिन्यू पीएचडी। और थर्ड थिंग क्या है कि बहुत सारे जॉब्स के जब मैंने नोटिफिकेशंस देखे और उसको कंपेयर किया, तो बहुत जगह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ना गेट वालों को डायरेक्टली उनको बुला ले रहे हैं फॉर इंटरव्यू। तो अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एक तो आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, जैसे कि अब गेट कर रहे हो तो साथ में CSIR DBT सबकी तैयारी हो जाएगी। और प्लस जो है ना, बहुत जगह पे आपको डायरेक्टली बुला लिया जाएगा। देन है अर्ली एक्सपोजर। तो एक बात और है कि अपना जब आपने एमएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स कर लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो। जिस चीज़ में, अगर आपको एग्रीकल्चर बायोटेक में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में है तो उससे रिलेटेड लैब्स में जाके एक्सपोजर ले लो, कुछ स्किल्स सीख लो। इस तरह से अगर आप अपने आप को तैयार कर लोगे ना, तो आप जॉब रेडी हो जाओगे और आपको डेफिनेटली अपने पसंद की जॉब मिलेगी। ना सिर्फ जॉब मिलेगी बट अपने पसंद की जॉब मिलेगी। एंड देन इम्पैक्टफुल एसोसिएशंस, ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोई भी आपसे डिस्कस ऐसे पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। लेकिन इम्पैक्टफुल एसोसिएशंस का मतलब ये है कि अगर आप जिसके साथ काम कर रहे हो एंड दैट पर्सन इज इम्पैक्टफुल, हैज लाइक उसका एक बहुत ही एक पोजीशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में, उनकी रीच है बहुत जगह, तो यू विल डेफिनेटली गेट लाइक यू विल गेट गुड रिकमेंडेशन और आपको जो है ना जॉब मिलने भी में भी आसानी होगी। आप अच्छे लैब्स में काम कर रहे हो, अच्छे साइंटिस्ट के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका जो है ना चांसेस सक्सेस के बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, एक वो टैग आपको मिल जाता है। उसके बाद है एक पॉइंट है एज लिमिट, मैंने लिखा है। तो एज लिमिट का ध्यान दो, क्योंकि बॉयज जो हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी एज लिमिट ना फीमेल कैंडिडेट से 5 साल कम होती है। तो आपको टाइम एकदम टाइम से काम करो। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या है ना, उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी होती हैं। कई बार उनको ब्रेक लेना पड़ता है, करियर ब्रेक लेना पड़ता है। तो आपको तो और भी ज़्यादा बहुत पहले से जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन मस्ट, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, मस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यस, इसका आंसर मैं दे रही हूँ खुद, यस। इससे क्या होगा कि आपको देखो, अब तैयारी तो सब करो, भले ही किसी का हो ना हो, भले ही वैकेंसी कम आ रही है नहीं आ रही है, और आप बस इसी पे मत बेस्ड रहो कि गवर्नमेंट एग्जाम में मेरा नहीं हुआ तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया और ये वो। इस तरह का एटीट्यूड मत रखो। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारा जो है साथ ही साथ बाकी चीज़ों की भी तैयारी हो जाती है। एक तो हम अपना तब तक टेम्पररी जॉब भी कर सकते हैं या प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। और जब भी कहीं पे कोई वैकेंसी आई, हमने अप्लाई किया और हमारे चांसेस, हमने तैयारी कर रखी है, तो हमारे चांसेस तो वहीं सिलेक्शन होने के, और हो गया तो बहुत ही अच्छा है। वेल, मतलब बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी फिर। एक सिक्योर आपको एक जो है ना करियर मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव्स, हमेशा ऑल्टरनेटिव्स रखो कि ये वर्क नहीं करेगा तो इसमें कंटिन्यू करूंगा। एक पूरा रोड मैप होना चाहिए, प्लान ए प्लान बी सब कुछ रखो। और अपने पैशन को भी फॉलो करो। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो और आपकी फैमिली में भी इतना फिनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो आप उसको फॉलो करोगे और उसके बाद तो फिर सक्सेस और मनी आपको फॉलो करेगी ही।
उसके बाद है कीप योर आई ओपन, हर तरफ देखते रहो। ऐसा नहीं कि जब सपोज मोस्टली ये देखा गया कि जब हम लोग पीएचडी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स या हायर एजुकेशन में होते हैं, तो उनको लगता है अभी ये काम कर लो, अभी ये रिसर्च कर लो, फिर देखा जाएगा ये अपॉर्चुनिटीज। ऐसा अगर आप करोगे ना तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। इसीलिए आप अपना काम तो करते ही रहो, लेकिन साथ में आप ये भी समझो कि आपको भी कुछ परमानेंट पोजीशंस लेने हैं, तो आप उसके लिए काम करो। इन द एंड मैं ये कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सब लोग जो है इन सारी बातों जो आपने ये वीडियो अभी देखा है मेरे साथ, आपने जो मैंने बातें शेयर की हैं उसके बारे में सोचो और अपने लिए एक पूरा प्लान तैयार करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। और देखो अब यहाँ पे जो है मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि अभी रिसेंटली जो है ना आईसीएफआरई का एग्जाम हुआ है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे कि ऐसे ही शुरू हुआ कि कुछ ने बोला कि मैम, मैंने एग्जाम के बारे में बताया कि हाँ ये डेट है, तो फिर किसी ने लिखा मैम क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, किसी ने कहा मैम सिलेबस का बताइए, मैम कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा एंड ऑल दैट। और किसी ने कहा कि मैम नोट्स दे दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा ना कि जो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो यूट्यूब का, इसमें ऐसा नहीं कि इट इज नॉट वन वे कि हाँ एक स्टूडेंट ने जो है, मतलब एक पर्सन जो है बोल रहा है बाकी लोग सुन रहा है। तो इसको मैं जो हूँ ये इसको इसको एक टू वे कम्युनिकेशन चैनल बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे कि आप लोग भी अपनी बातें शेयर करो और मैं भी अपनी बातें शेयर करूँ, और हम सब मिल करके ना एक ऐसा एक मतलब क्रिएट करें, चीजें वीडियोस क्रिएट करें या इंफॉर्मेशन क्रिएट करें जो सबके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी हमने इस पे काम किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुछ तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिफाई कर ही जाएँगे, जो नहीं भी करेंगे उनके लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन बातें करेंगे। एंड जो है एक और बात है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। आप रेगुलरली कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आज नहीं किया तो 24 आवर्स के बाद करूँगी, बट मैं एक-एक कमेंट को पढ़ती हूँ और उसको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ इस चैनल पे। और जैसे मैंने अभी क्या है ये एक प्लेलिस्ट बनाया है जॉब्स फॉर बायो स्टूडेंट्स, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं, एक लॉन्ग वीडियो भी होगा शायद। तो उसके इसी वाले पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं सारी जॉब्स की जितने भी लॉन्ग वीडियो हैं आई एम गोइंग टू ऐड दोज वीडियोस इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक करो, इसको देखो, अपने व्यूज शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।